थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है, देर आर टू वेज ऑफ स्प्रेडिंग ए लाइट, टू बी द कैंडल और द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स इट। एडिथ वार्टन ने कहा था ये कि संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैंडल बन जाओ, मोमबत्ती, खुद का प्रकाश होता है, प्रकाश फैलाओ समाज में, या फिर अगर आप कैंडल नहीं बन सकते तो शीशा बन जाओ, आईना बन जाओ, क्योंकि आईने के ऊपर जो भी प्रकाश पड़ता है वो उसको वापस समाज में वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये आप कहीं एथिक्स या एसए के पेपर में यूज कर सकते हो, अगर कोई मान लो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है या फिर कोई फिलोसफी का टॉपिक है उसमें यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। डेट है आज 4 अगस्त 2021 और ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना लॉन्च ऑफ आदि प्रशिक्षण पोर्टल। ये जो आदि प्रशिक्षण पोर्टल है एक वेबसाइट टाइप है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक पोर्टल है, यानी कि इंटरनेट पे एक वेबसाइट होगी जो किस लिए लॉन्च की है। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करेगी। रिपोजिटरी का मतलब होता है भंडार, गोदाम। ये किस चीज़ का गोदाम रहेगा? ऑनलाइन। इसमें सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेंगे, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी कार्य के रिलेटेड, वो सब कुछ इसमें उपलब्ध होगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है ये, और इसे ऑर्गेनाइज भी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। और फंड भी कौन देता है, यानी कि पैसा भी कौन देता है? ये मिनिस्ट्री ही देती है। तो इस पोर्टल में कौन कौन से नॉलेज वगैरह दिए जाएंगे, इसमें देखो, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, जो भी मान लो ऐसे एक सरकारी कर्मचारी हैं जो ट्रेनिंग देने में सहायता करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं, या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स का मतलब है सरपंच वगैरह, मेंबर वगैरह विलेज एरिया में, या फिर कोई टीचर्स है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन का। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है कुछ लोग मान लो खुद 10-20 आदमी मिलके खुद एक ग्रुप बना लेते हैं और वो क्या है, अपनी सहायता खुद करते हैं। सेल्फ हेल्प, अपनी सहायता खुद करते हैं। मान लो उन्होंने मिलके, एक आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी सहायता कर सके, तो सबने मिलके क्या है, पैसे इकट्ठे किए और बैंक में अकाउंट खुलवा लिया अपना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, मान लो ए ग्रुप का नाम दे दिया। अब ये क्या है, इन पे बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेंगे, मान लो 1000-1000 रुपये भी करें, 20 आदमी 20,000 हो जाएगा, तो बैंक में जमा कर देंगे। बैंक तो इन्हें ब्याज भी देता रहेगा, इंटरेस्ट देता रहेगा, और मान लो ये फिर हर महीने और भी जमा करते रहेंगे, 200-200, 500-500 ऐसे महीने में जमा करते रहेंगे। और जब मान लो 20 आदमी है, जैसे एक आदमी को लोन की ज़रूरत है, तो एक आदमी को लोन देने में मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा, ये ही डिसीजन लेगा किसको लोन देना है, कर्ज देना है, किसको नहीं देना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन के, यूथ या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ये सब क्या है, इसमें इन्वॉल्व होंगे। इनमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, मतलब इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज, स्किल्स या इनका एटीट्यूड वगैरह चेंज किया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव इस पोर्टल का यही है कि एंड टू एंड सेंट्रलाइज ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म होगा ये। एंड टू एंड का मतलब है जो गवर्नमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग देना चाहते हैं शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकेंगे इस पोर्टल के जरिए। तो इस पे ट्राइबल डेवलपमेंट किया जा सकता है इसके थ्रू। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर्स हैं जो उनके साथ मिलके, या रिसोर्स पर्सनस हैं, या मास्टर ट्रेनर्स हैं, ट्रेनी है, ट्रेनर मटेरियल है, सारा एक प्लेस पे मिल सकेगा इस पोर्टल पे। तो जितने भी ऑल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इंक्लूडिंग गुजरात ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोसाइटी जो गांधीनगर में है, तो ये सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब एक साथ फंक्शन करेंगे इस पोर्टल पे। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू फ्रॉग स्पीसीज। मेंढक की एक नई स्पीसीज यानी कि प्रजाति मिली है जिसका नाम है मिनरवरिया पंताली। मिनरवरिया पैंताली, तो ये है भाई साहब पंताली, ये है मेंढक की प्रजाति। ये आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे मिली है, क्योंकि यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में ऐसे पूछ लेता है कि ये कहाँ पे प्रजाति मिली है। तो ये याद रखना, वेस्टर्न घाट में मिली है ये। देखो ये न्यू प्रजाति वेस्टर्न घाट में मिली है, और इसका नाम जो पंताली रखा गया है ना, एक ड्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर हैं, उनके नाम पे रखा गया। उनका नाम है दीपक पैंतल, तो इसका नाम रखा गया मेंढक की प्रजाति का पंताली, मिनरवारिया पंताली। जो न्यू स्पीसीज है ये मिनरवारिया पंताली, ये डाइक्रोग्लोसिडा फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब इसकी फैमिली का नाम है, और इस फैमिली से डाइक्रोग्लोसिडा फैमिली के
एक स्पीसीज नहीं मिलती है, बहुत सारी मिलती है, लगभग 202 स्पीसीज मिलती है जो एशिया, अफ्रीका, पपुआ न्यू गिनी इन रीजन में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन आप जानते हो, देखो एशिया अफ्रीका तो आप जानते हो कहाँ पे है, ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे मिलती हैं ये वाली सारी प्रजाति इसकी, जो भी डाइक्लो ये इसकी है, डाइक्रोसिडा की, डाइक्रोग्लोसिडा की। और जो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन भी आप जानते हो, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, कहाँ पे, भूमध्य रेखा, अर्थ है ये, अर्थ पृथ्वी की जो बीच वाली रेखा है भूमध्य रेखा, उसे इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री। और फिर 23.5 दोनों साइड, नॉर्थ में भी एंड साउथ में भी 23.5 डिग्री, ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया। और 23.5 डिग्री से मतलब 23.5 से 35 डिग्री तक ये सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया दोनों साइड। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है ये। और वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है, न्यू स्पीसीज इज एंडेमिक टू द सदर्न वेस्टर्न घाट। देखो एंडेमिक का मतलब है यहाँ का मूल निवासी है, मतलब वेस्टर्न घाट में इसका जन्म हुआ, यहीं पे रहता है। अब आगे इसे ले जाके कोई और भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पे ये अपना जीवन शुरू कर देगा। और ये न्यू स्पीसीज है जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट स्पीसीज है। जितने भी ये मिनरवारिया जीनस के फ्रॉग होते हैं ना, मेंढक, उनमें सबसे छोटा है ये मिनरवारिया, जो नाम रखा गया पैंताली, मिनरवारिया पैंताली। और वेस्टर्न घाट तो आप जानते होंगे कहाँ पे, ये अपना हिंदुस्तान है, ये वाला जो पार्ट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसमें पहाड़ फैला हुआ है, पहाड़, उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। इस पहाड़ को ये कितने स्टेट में, ये भी पूछ चुका है यूपीएससी। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5 और तमिलनाडु 6, 6 स्टेट में ये फैला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो इतना ही था इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हलम सब ट्राइब्स क्लैश। देखो हलम या हलाम ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। ये कम्युनिटी अभी न्यूज में रही थी, आपको बस इतना याद रखना है कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, असम में। ये असम में है, हलब सब ट्राइब के कम्युनिटी के लोग, इनका झगड़ा हो गया था, क्लैशेस हो गए थे ब्रू रेफ्यूजीज से। ब्रू कम्युनिटी भी एक शेड्यूल ट्राइब में आते हैं लोग, ब्रू भी बोलते हैं इनको, या फिर रियांग भी बोलते हैं, रियांग। ये न्यूज भी थी बहुत बार, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी सहायता की थी, इन्हें घर उपलब्ध कराया था और कई सारे इन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। अभी ये ब्रू कम्युनिटी है नॉर्थ त्रिपुरा में रहती है, नॉर्थ त्रिपुरा में, नॉर्थ त्रिपुरा में जो डमचेरा यहाँ पे है एक विलेज, वहाँ पे रहती है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, त्रिपुरा की में। तो इसके साथ हलम ट्राइब और ब्रू कम्युनिटी के क्लैशेस हो गए थे, झगड़े हो गए थे, इसलिए न्यूज़ में आया। ये भाई साहब आपका है त्रिपुरा और ये है असम। यहाँ पे रहती है कौन, ब्रू कम्युनिटी के लोग, और यहीं पे पास में रहते हैं हलम। हलम शेड्यूल ट्राइब है, सब ट्राइब है एक, यहाँ पे रहती है। तो ये ब्रू कम्युनिटी जो देखो ओरिजिनली रहती थी मिजोरम में, मिजोरम में रहती थी इस स्टेट में, लेकिन यहाँ पे इनके कुछ झगड़े हो गए इनके मूल निवासी से, लेकिन फिर ये 1997 में त्रिपुरा भाग के आ गए थे। अब त्रिपुरा में रहते हैं ये, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में। तो यही था इसके बारे में, बस मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ ले कम्युनिटी वगैरह, तो आपको याद रखना है ये। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली टू फोरस्टॉल पब्लिक डिसऑर्डर। फोरस्टॉल का मतलब होता है पहले से ही किसी काम को रोक देना, रोक देना। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है, डिटेंशन का मतलब होता है कैद करना, किसी को अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, कैद कर लेना। और प्रिवेंटिव का मतलब है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हो गया कि किसी भी पर्सन को, देखो अरेस्ट कब करती है पुलिस, जब कोई अपराध कर लेता है, किसी ने क्राइम किया, भाई साहब किसी ए पर्सन ने क्राइम किया, अपराध किया, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उस टाइम पे उस डिटेंशन को, जो उसकी कैद करेंगे, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव का मतलब है कि उसे पनिशमेंट दी जा रही है, जो काम उसने अपराध किया है जो भी, उसके लिए उसे कैद किया जा रहा है, उसे बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन किसी आदमी को क्या होता है, ये हमारे यहाँ कानून भी बने हुए हैं कई, और हमारे संविधान में भी दिया आर्टिकल 22 में। देखो एक बात आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सही में सीरियसली में, 1 से लेकर 75, कम से कम 75 आर्टिकल तक आपको ये पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। बार बार रिवाइज करो, आज करो, एक सप्ते में करो, एक महीने में करो, बार बार रिवाइज करो, ये याद हो जाएगा, 2-3 बार ही पढ़ोगे तभी। तो आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है
कि किसी भी आदमी को शक के आधार पे, डाउट के आधार पे क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना, कि ताकि वो फ्यूचर में क्राइम ना कर पाए। मतलब उस पर शक हो रहा है, डाउट हो रहा है कि वो फ्यूचर में क्राइम कर सकता है, कि अपराध कर सकता है वो आने वाले टाइम में, तो उसको पहले से डिटेंशन कर लिया जाता है। उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। बिना क्राइम किए हुए शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, ताकि फ्यूचर में क्राइम ना कर सके। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसने ऑर्डर दिया है कि आप जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज करते हो, ये गवर्नमेंट को बोला, सरकार को, कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो क्लाउज यूज करते हो हमारे देश में, कि आप सिर्फ इसे जब ही यूज करोगे जब पब्लिक डिसऑर्डर होगा, यानी कि किसी आदमी के गिरफ्तार ना किया, उस पर ऐसा शक है कि उसे गिरफ्तार ना किया वो कोई क्राइम करेगा, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि डिसेबिलिटी, दंगे प्रसाद हो सकते हैं, रियॉट्स हो सकते हैं, कुछ और खतरनाक चीज हो सकती है। पब्लिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ना रहे, गवर्नमेंट का काबू ना रहे। तो ये जब पब्लिक डिसऑर्डर होगा तब ही उसे रोकने के लिए, केवल और केवल उसी को रोकने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन करोगे, इसलिए ये न्यूज में आया। बैकग्राउंड क्या है देखो, जो जजमेंट आया है, एक अपील की थी एक महिला ने, उस महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्लाउज के अंदर। ये एक एक्ट है तेलंगाना का, तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको, तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट। इस एक्ट के थ्रू उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उसको गिरफ्तार किया था, अभी अभी उसे बेल मिली थी, जमानत। वो चीटिंग के केस में गिरफ्तार था, धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार था, लेकिन उसे जमानत मिल गई थी, बेल। लेकिन बेल मिलने के तुरंत बाद ही, थोड़े दिन बाद ही, लगभग थोड़े समय के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया, दोबारा से अरेस्ट कर लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे, इस वजह से कि वो क्राइम कर सकता है इस आधार पे। तो उस महिला ने पिटीशन डाली, उसने कोर्ट में केस कर दिया, तो तब ये डिसीजन आया। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या किया कोर्ट ने, देखो कोर्ट ने कहा है, देखो ये डायरेक्टली प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाली डायरेक्टली पिटीशन, क्योंकि भाई साहब पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता, फिर हाई कोर्ट में जाता अगर इसके डिसीजन से आप नहीं हो सहमत, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन डायरेक्टली इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में डाली, क्यों, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन ये आर्टिकल 22 में दिया हुआ है, और आर्टिकल 22 आपको पता है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, वॉयलेशन होगा, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हो। तो ये महिला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गई थी। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कोर्ट की, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने पहली बात तो यही बोली है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आप केवल और केवल तभी करोगे कि अगर आपको पब्लिक डिसऑर्डर को रोकना है, कि उस आदमी के कैद ना करने से कोई ऐसा अपराध क्राइम हो सकता है कि पूरे देश में या कहीं रीजन में पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, रियॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी दंगे प्रसाद हो सकते हैं। नेक्स्ट बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट शुड नॉट आर्बिट्रेरली रिसोर्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि स्टेट को यानी कि राज्य को, गवर्नमेंट को, सरकार को अपनी मर्जी से क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज नहीं करना है, कि किसी भी सारे केस को या फिर सन्ड्री लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए आप ये यूज करो ये आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन। सन्ड्री का मतलब होता है डिफरेंट, विविध, अलग अलग, मतलब सन्ड्री लॉ एंड ऑर्डर और ऑल या लॉ ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज नहीं करोगे ऑर्डनरी केस में, क्योंकि इन ऑर्डनरी लॉ के लिए आप ऑर्डनरी लॉज का यूज कर सकते हो, मतलब ऑर्डनरी डिसऑर्डर के लिए। ऑर्डनरी लॉज का मतलब है जो कानून बने हुए हैं साधारण, उनका यूज कर सकते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन का आप सिर्फ पब्लिक ऑर्डर में ही यूज करो। नेक्स्ट कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट फैक्ट्स ब्राउट बिफोर इट डायरेक्टली, जैसे कोर्ट में केस सुना जाएगा तो ये भी इंश्योर करना है कि उसके पास जो भी फैक्चुअल डेटा आ रहा है वो डायरेक्टली आ रहा है, और उससे क्या है कि इसकी वजह से किसी को नुकसान हो सकता है, डेंजर, अलार्म और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, पब्लिक के अमंग इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो ही कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि हाँ इसकी वजह से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की है जिस आदमी की भी, उसकी वजह से खतरा था रियली में, सच में, तो ये भी कोर्ट इंश्योर करे, सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या है फोर कॉर्नर ऑफ आर्टिकल 21, मतलब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कई तरीकों से हमारे फंडामेंटल राइट में अभी आता है, और कुछ स्टैच्यूट बने हुए हैं, लॉ, कानून, उनमें भी आता है, जैसे आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके अंदर भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरह से आता है, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का है। और आर्टिकल 22 में तो दिया ही हुआ है,
सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, के मान लो मन मर्जी पे कोई गिरफ्तार करे या कैद करे, उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड दिए गए हैं कुछ आर्टिकल 22 में, और कुछ स्टैट्यूट बने हुए हैं लॉ, इनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है इनके बारे में। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये आप डेफिनेशन देख सकते हो। डिटेनमेंट या कंटेनमेंट, किसी को कैद करना, किसी पर्सन को कैद करना ताकि वो फ्यूचर क्राइम ना करे, फ्यूचर क्राइम करने से उसको रोका जा सके, उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, के फ्यूचर क्राइम करने से रोकने के लिए उस आदमी को गिरफ्तार करना, उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। आर्टिकल 22 क्लाउज 3 सब क्लाउज बी हमारे संविधान का ये कहता है कि किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। कब? जब स्टेट की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को कुछ खतरा है, इनके बेस पे ही उसकी पर्सनल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, रोक लगाई जा सकती हैं। कि मान लो राज्य में या कहीं सी भी रीजन में सुरक्षा बिगड़ रही है, वहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, या पब्लिक ऑर्डर को कुछ हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसी के आधार पे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। आर्टिकल 22 क्लाउज 4 ये भी बोलता है किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 3 महीने से ज़्यादा के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर 3 महीने से ज़्यादा, 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपको डिटेंशन करना है, अरेस्ट करना है, तो उस केस में एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, जिसमें कोई कोर्ट मतलब कोई जज वगैरह होंगे एडवाइजरी बोर्ड में, तो वो एडवाइस करेंगे, उनसे एडवाइस लेगी पुलिस। अगर ये एडवाइजरी बोर्ड ये बोले कि हाँ इसे 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसे और 3 महीने से ज़्यादा भी अरेस्ट डिटेंशन करके रखा जा सकता है, वरना नहीं रखा जा सकता 3 महीने से ज़्यादा। कहने का मतलब ये हुआ, पुलिस को अगर 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार करके रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो आर्टिकल 22 क्लाउज 4 के रिगार्डिंग मतलब अकॉर्डिंग उसे एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि मुझे ये है, इसको आदमी को और गिरफ्तार करके रखना है क्योंकि क्राइम हो सकता है। तो एडवाइजरी बोर्ड अगर मान लेगा, वो डिसीजन देगा, तभी गिरफ्तार किया जा सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे संविधान में, जो ये 3 महीने का टाइम है ये घटा के 2 महीने कर दिया कि किसी भी आदमी को 2 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आज तक भी ये लागू नहीं हुआ, फोर्स में नहीं आया, अभी तक लागू नहीं हुआ। ओरिजिनल टाइम अभी 3 महीने का ही है, ओरिजिनल पीरियड। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पज क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए? देखो ये कोर्ट का केस है एक, मरियप्पन वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स। इसमें कोर्ट ने बोला था कि जो डिटेंशन और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ हैं या कानून हैं, इनका लक्ष्य किसी आदमी को पनिश करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कोई फ्यूचर में क्राइम ना करे, उस सर्टेन क्राइम को रोकने के लिए इसका टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप डिटेंशन करके, कैद करके किसी आदमी को पनिश करो, सजा दो, परेशान करो। तो ये कोर्ट केस में बोला था, ये आप नोट कर लें, ये वाला केस मरियप्पन वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कोट कर सकते हो। ये एक केस और है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पॉल नेनिकन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो डिटेंशन किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो सस्पेशन और रीजनेबल पॉसिबिलिटी के आधार पे होता है, लेकिन वो क्या है, क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होना चाहिए उसका। ये भी इस केस में बोला था कि उसके खिलाफ कोई वैलिड प्रूफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लोगे, उसने ना तो कभी जीवन में क्राइम किया है और बहुत ही शालीनता से जीवन बिताया, ऐसा नहीं है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए गिरफ्तार कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, वो टॉपिक खत्म हुआ, हु इज ए भूमिपुत्र इन गोवा। भूमिपुत्र का मतलब है सन ऑफ द सॉइल, भूमिपुत्र। अभी गोवा असेंबली ने, मतलब गोवा की जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने एक बिल पास किया है, गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021। इस बिल की क्या हाईलाइट है, देखो ये कोई भी ऐसा पर्सन जो 30 साल या उससे ज़्यादा टाइम से गोवा में रह रहा है, उसे बोलेंगे भूमिपुत्र या सन ऑफ द सॉइल। यानी कि ऐसे पर्सन को अधिकार दिया जाएगा। अभी मान लो उनके पास, उनके नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, तो उन्हें क्या है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनका रजिस्ट्री करा देंगे, उन्हें ऑनरशिप देंगे, मालिकाना हक, जिस ज़मीन पे वो 30 साल या उससे ज़्यादा रह रहे हैं। कि एक बार मान लो ये
कोई भी भूमिपुत्र रिकॉग्नाइज हो गया, भूमिपुत्र रिकॉग्नाइज हो गया, पहचान दे दी, तो फिर वो आदमी ओनरशिप ले सकता है कितनी ज़मीन पे, 250 स्क्वायर मीटर, मतलब 250 स्क्वायर मीटर की ज़मीन से ज़्यादा उसे ओनरशिप नहीं देंगे। लेकिन उसके पास कोई ज़मीन नहीं है तो 250 स्क्वायर मीटर तक मैक्सिमम, ये आपको याद रखना, नॉट मोर देन 250, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है 250 तक ही उसे मालिक बना सकते हैं, 250 स्क्वायर मीटर ज़मीन का ही। और ये कब बनी होनी चाहिए, उसका जो घर वहाँ उस ज़मीन पे बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से पहले। ये कट ऑफ डेट रखी है कि अगर 1 अप्रैल 2019 से पहले आप 30 साल तक किसी ज़मीन पे घर बना के रह रहे हो और वो 250 से ज़्यादा नहीं है तो 250 तक, अगर 250 से ज़्यादा है तो वो बाकी की ज़मीन ले लेंगे अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं है, और 250 से कम है या 250 तक है तो आपको मालिक बना देंगे उसका। ये इसलिए लॉ लाया गया। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, इसका लागू कौन करेंगे? देखो ये बिल प्रोवाइड करता है कि भूमिपुत्र अधिकारिणी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी में कुछ मेंबर होंगे जिसमें डेप्यूटी कलेक्टर होंगे, डेप्यूटी कलेक्टर वो चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के, और ऑफिशियल आएंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जो टाउन और कंट्री प्लानिंग के डिपार्टमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आएंगे, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट से भी कुछ मेंबर आएंगे, और मामलात दार्स आएंगे रेस्पेक्टिव तालुक में जो ऑफिसर होते हैं ना वहाँ पे मामलात दार बोलते हैं गोवा में, तो वो कुछ तालुक या ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर हैं वो भी इसके मेंबर होंगे कमेटी के। अब कोई भी मान लो भूमिपुत्र मतलब अपने आप को मानता है कि 30 साल से मैं रहता हूँ, तो उस कमेटी के पास अप्लाई कर सकता है कि मैं 30 साल से रह रहा हूँ, तो ये फिर छानबीन करेंगे, ये देखेगी कमेटी। अगर ये कमेटी मान लो इसे मिल गया कि हाँ ये 30 साल से रह रहा, ठीक है अब इसकी ओनरशिप के लिए हम देंगे, तो वो क्या है फिर एक इनवाइट करेगी कि ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज, कब वो नोटिस जारी कर देगी कमेटी कि इस ज़मीन पे हम इस आदमी को देना चाहते हैं, ये आदमी को इस ज़मीन को, और आप किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, यानी कि कोई विरोध तो नहीं करना चाहता, 30 दिन के लिए देंगे। तो ये मान लो कोई लैंड ओनर है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो ये किसी और की ज़मीन पे रहता हो कब्जा करके, तो 30 दिन का मौका दिया जाएगा, कोई और के पास अगर उस ज़मीन की ओनरशिप पर रजिस्ट्री है तो कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है। अगर किसी ने नहीं किया तो फिर क्या है, उसे भूमिपुत्र की तरह उसे ओनरशिप दे दी जाएगी उस ज़मीन की जिस पे वो रहता था। इसके अगेंस्ट मान लो ये कमेटी है जो अधिकारिणी का डिसीजन आ गया इस कमेटी का, तो इस कमेटी के डिसीजन के खिलाफ भूमिपुत्र जो मतलब जिसको कुछ मान लो कोई आदमी है उसके खिलाफ आया डिसीजन, कमेटी ने डिसीजन दिया, इस कमेटी के डिसीजन के खिलाफ फिर ये अपील भी कर सकता है, एक और ट्राइब्यूनल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर ये इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। और कोई भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा कि जो भी डिसीजन भूमिपुत्र अधिकारिणी यानी कि इस कमेटी ने जो डिसीजन दिया है या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मतलब कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब नीड क्या पड़ी है, ज़रूरत क्या पड़ी है एज ए मेजर्स की? देखो कई सालों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन ज़मीन पे तो रहते हैं लेकिन उनके पास ऑनरशिप नहीं है, उस ज़मीन की मालिकाना हक नहीं है, तो उन्हें मालिकाना हक देना है। इसलिए इस बिल का टारगेट यही है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड डवेलर्स हैं जिनके पास स्मॉल हाउस यूनिट हैं, कुछ छोटे घर हैं, तो वो डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अपने राइट टू लाइफ को भी एक्सरसाइज कर सकें, तो इसलिए ये ओनरशिप दी जा रही है। लेकिन इससे कुछ कंसर्न भी है, प्रॉब्लम भी है, परेशानी भी है। क्या है? सबसे बड़ी परेशानी ये है जो कोई इलीगल स्ट्रक्चर बना रखा है, मान लो अवैध कब्जा कर रखा है किसी सरकारी ज़मीन पर, तो वो भी रेगुलराइजेशन हो सकता है, अब उसको भी मतलब ओनरशिप मिल जाएगी। या फिर कोई माइग्रेंट पॉपुलेशन है, एक जगह से छोड़ के गोवा में ही मान लो दूसरी जगह पे लोग रह रहे हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे क्योंकि जॉब ज़्यादा है तो वो लोग आ गए वहाँ पे, तो अब क्या है एक जगह पे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो सकता है और वहाँ पे लोग मतलब कोई जहाँ पे लीगलिटी है ही नहीं वहाँ पे भी लोग अब ओनरशिप मिल सकती है, तो इससे ये परेशानी हो सकती है। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कुथीरान टनल। टनल क्या होती है? सुरंग को बोलते हैं, हिंदी में टनल को बोलते हैं सुरंग। मतलब मान लो ये ज़मीन के अंदर खोद के सुरंग बना दी, इस यहाँ से निकल के यहाँ से निकल रही है, यहाँ से खोद दी, तो ऐसी टनल होती है। ये अभी पहाड़ों को तोड़ के बनाई है टनल केरल में। केरल की डिस्ट्रिक्ट है थ्रिशूर, वहाँ पे कुथीरान जगह है, वहाँ पे टनल बनाई है और ट्विन ट्यूब है। ट्यूब का मतलब है जुड़वा ट्यूब है, कुछ इस टाइप की होगी। देखो
एक इधर बनी है और एक इधर बनेगी, एक ट्विन इधर साइड, ये दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे, इधर साइड ट्विन होगी। और 6 लेन ये टनल होगी। 6 लेन का मतलब एक देखो, एक गाड़ी इस तरफ से जा सकती है, एक यहाँ से जा सकती है और एक यहाँ से, मतलब 3 लेन इधर और 3 लेन इधर, 6 लेन की ये टनल होगी। और नेशनल हाईवे नंबर 544 है, उस पर ये लोकेटेड है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ऑपरेटेड कर रही है। केरल की ये फर्स्ट एवर टनल है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए पहली केरल की टनल है, सुरंग है। और साउथ इंडिया में सबसे लंबी टनल है 6 लेन की, 6 लेन की सबसे लंबी टनल है, सुरंग है ये, लगभग 1.6 किलोमीटर लंबी टनल होगी ये। और किसके द्वारा, मतलब कहाँ से निकलेगी, एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिछी वजह हानि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी आपको याद रखना, केरल में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिछी वजह हानि, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछी जा सकती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नो एग्रीमेंट येट ऑन गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग। देखो कुछ लोकेशन न्यूज में है, हम उन लोकेशन को पढ़ेंगे बस इसमें। ये कुछ लोकेशन है, देखो ये आपका, ये अपना हिंदुस्तान है देखो ये, और ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है। अब तो ये डिवाइड कर दिए, ये वाला जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। तो इस वाले रीजन को हम देख रहे हैं इस बड़े वाले मैप में, छोटा है जो ये वाला मैप देखिए आप, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि जो ये लाइन है, इधर वाला अक्साई चीन है, ये वाला हिस्सा चीन के कब्जे में, इधर वाला हमारा इंडिया का पार्ट है। और जो आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ तक क्या है, इस LAC से जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, डॉटेड डॉटेड, ये डॉटेड लाइन से इस रेड लाइन तक चाइना की जो आर्मी है यहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी 2020 में, और यहाँ तक पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी इंडिया ने सारी पोस्ट पे क्या वापस भेज दिया चाइना को, लेकिन सहमति गोगरा और हॉट स्प्रिंग जो पोस्ट हैं इन पे नहीं बनी। ये भाई साहब हॉट स्प्रिंग है, ये वाला, ये हॉट स्प्रिंग पॉइंट है यहाँ पे, और इस जगह का नाम है ये आपका गोगरा पोस्ट। यहाँ से पीछे नहीं हटी है चाइना की जो भी आर्मी है, चाइना के सैनिक हैं, लेकिन इन सारे रीजन से हट गए हैं। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है इसकी लोकेशन, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट ये प्लेस है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे काराकोरम पास बना हुआ है, यहीं पे काराकोरम रेंज है, काराकोरम की पहाड़ी, वहाँ पे पास है, मतलब पहाड़ी से आने जाने का रास्ता, पास दर्रा बोलते हैं हिंदी में, काराकोरम पास। उसके बाद यहाँ पे आता है दौलत बेग ओल्डी। तो ये आपको याद रखना है, नॉर्थ में कौन है साउथ में कौन है। दौलत बेग ओल्डी के नॉर्थ में है, ये नॉर्थ साइड हो गई उत्तर, ये दक्षिण हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई, ये पूर्व ईस्ट वेस्ट पश्चिम नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। तो ये नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी के नॉर्थ में काराकोरम पास है, इसके साउथ में है ये वाई जंक्शन, ये वाला वाई जंक्शन। फिर यहाँ पे है ये वाला पार्ट गलवान वैली, इसके थोड़ा और आएंगे, इसके ये देखो साउथ ईस्ट एरिया में ये है आपका, ये वाला पार्ट है हॉट स्प्रिंग, और ये वाला पार्ट है, ये वाला है गोगरा। और इसके भी साउथ में जाएंगे तो ये वाला पार्ट है आपका नॉर्थ बैंक पेगोंगसो लेक का, पेगोंगसो लेक का नॉर्थ बैंक है, और ये वाला साउथ बैंक है पेगोंगसो लेक का, ये झील है पेगोंगसो, ये साउथ है। तो ये वाला आपको याद रखना है लोकेशन, कौन सी नॉर्थ में है कौन सी साउथ में है। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सपर्ट वॉर्न अगेंस्ट मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन। देखो कुछ एक्सपर्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट ने अभी, गवर्नमेंट क्या है प्लान कर रही है कि मैंडेटरी किया जाए फूड फोर्टिफिकेशन का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जो पीडीएस सिस्टम होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें गरीब लोगों को, पुअर पीपल को फ्री में या फिर 1-2 रुपये किलो के हिसाब से अनाज दिया जाता है, गेहूं चावल वगैरह दिए जाते हैं पर मंथ, जो राशन दिया जाता है, तो उसमें फूड फोर्टिफिकेशन किया जाए, ये मैंडेटरी किया जाए। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, यानी कि अनिवार्य। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने इसके विरोध किया है इसका, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्लान बना रही है फूड फोर्टिफिकेशन किया जाए मैंडेटरी अनिवार्य। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लो भाई साहब ये चावल है, राइस है, राइस है ये मान लो, होता तो ऐसा है कुछ है ना, लेकिन इसी को मान लो राइस। तो ये चावल है, चावल में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, या कुछ और थोड़े बहुत मिनरल मिल जाएंगे। लेकिन इस चावल को क्या है, इसमें क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं सिर्फ चावल ही खाते हैं, सुबह शाम दोपहर चावल। और बहुत से लोग नॉर्थ इंडिया में ऐसे होते हैं सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम चारों टाइम जब भी खाएंगे रोटी खाएंगे, चपाती खाएंगे रोटी। तो इससे क्या है,
कि उनकी डाइट में ना डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अगर तरह तरह की डाइट लेंगे तो सारे बॉडी को जितने पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सब मिलेंगे, समझ गए। तो वो क्या है कि जैसे जो बंदा चावल खाता है तो उसकी क्या है, डाइट को डाइवर्सिफाई करने के लिए चावल में ही फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। चावल का जो, जैसे ये है चावल का सीड, बीज, उसमें डाल देंगे विटामिन ए वगैरह, विटामिन ए या कोई और विटामिन या मिनरल्स। अब ये जब चावल उगाए जाएंगे ये वाले बीज, तो जो ये चावल होगा उसमें कार्बो भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, जो विटामिन डालिए वो भी होगा। यानी कि ये चावल कैसा हो गया, फोर्टिफाइड हो गया, इसका फोर्टिफिकेशन कर दिया, मतलब इसके जीन में चेंज कर दिया और इसमें विटामिन वगैरह डाल दी, समझ रहे हो, ये होता है फूड फोर्टिफिकेशन। अब एक्सपर्ट ने इसके विरोध में ही कहा है कि इससे क्या है, हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, एडवर्स इम्पैक्ट मतलब विपरीत प्रभाव, बुरे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। इशू क्या है, इशू ये है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो ये राइस फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी करने का प्लान बना रही है, अनिवार्य कंपलसरी करने का। जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उनमें विटामिन और मिनरल्स फोर्टिफिकेशन से डाले जाएं। कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, देखो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप डालोगे फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए, इससे क्या है, ह्यूमन हेल्थ में कुछ बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को ये हानि पहुंचा सकते हैं। हाँ ये बात सच है कि डाइट को अगर डाइवर्सिफाई करें और हाई प्रोटीन कंजप्शन करें तो अंडर न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कुपोषणता, जो लोग जितना पोषक तत्व न्यूट्रिशन चाहिए डाइट में नहीं ले पाते हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है इस फूड फोर्टिफिकेशन की बजाय। आप डाइट में प्रोटीन ऐड करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, या फिर डाइट को डाइवर्सिफाई करो, डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां खाओ। ऐसा नहीं है एक ही सब्जी, दो सब्जी रोज आलू आलू खा रहे हैं तो इससे क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है बॉडी में। तो इस डाइट को डाइवर्सिफाई करो और हाई प्रोटीन कंजप्शन करो इस फूड फोर्टिफिकेशन की बजाय। अब बैकग्राउंड क्या है, देखो 15 स्टेट्स ने आइडेंटिफाई किया है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम को बोलते हैं, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा उठाती हैं उसका और दोनों मिलकर ही इंप्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिससे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और खर्चा भी वही उठाती है उसका। तो जो ये गवर्नमेंट ने चलाई थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पायलट स्कीम, एक पायलट स्कीम का मतलब होता है जैसे कोई नई स्कीम आती है तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, डाउट होता है कि संदेह होता है कि इससे फ़ायदा भी होगा या नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले छोटे रीजन पे उसे इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दी, अगर देखा उससे एक साल के लिए लागू कर दी, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे स्टेट लेवल पे लागू करते हैं। तो छोटे लेवल पे पहले लागू करते हैं तो उसे बोलते हैं पायलट स्कीम। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई थी पायलट बेसिस पे राइस के फोर्टिफिकेशन के लिए, जो पीडीएस में राशन दिया जाता है, ये 2019 से 20 के लिए चलाई थी। तो ये अब चाह रहे हैं कि 15 स्टेट्स की इसे पूरे स्टेट लेवल पे लॉन्च किया जाए। तो इशू क्या क्या है फोर्टिफिकेशन से, देखो फोर्टिफिकेशन से ये इशू है, प्रॉब्लम ये है, पहला तो ये कि अभी तक कोई एविडेंस, एविडेंस का मतलब है प्रूफ या सबूत, ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि फोर्टिफिकेशन से, कि ये जो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है और ऐसे भोजन वगैरह या अनाज दिए जाएंगे, इनसे क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, ऐसा अभी टोटल पता नहीं लगाया गया। पूरा ये इनकन्क्लूसिव है, अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है इसका। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिनमें जो फसाई है, फसाई कौन है, एक भाई साहब संस्था है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2006 में एक एक्ट बनाया था, उसके जरिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया था, यानी कि संवैधानिक संस्था। ये रूल्स वगैरह बनाती है, स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस, रूल्स नॉर्म्स वगैरह बनाती है फूड के लिए। फूड, जो भी फूड हमारे यहाँ बिकता है, या कोई भी कंपनी मान लो फूड बनाती है या कोई बिस्किट वगैरह बनाती है, उसको लाइसेंस लेना है या परमिशन लेनी है बिस्किट फैक्ट्री के लिए, तो वो कहाँ से लाइसेंस लेगी, इस फसई से। तो ये फसई किस पे भरोसा करती है, रिलाइज अपॉन का मतलब है डिपेंड, किस पे ये निर्भर करती है कि फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट किया जाए, ये भरोसा करती है फूड कंपनीज पे। वो फूड कंपनीज कहती हैं ये सही है, हमने इससे रिसर्च करके देख लिया, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फूड कंपनी, आप ही बताओ, जो फूड कंपनी फोर्टिफाइड फूड बेच रही है, जो भी कोई कंपनी है और ऐसा फूड बेच रही है जो फोर्टिफाइड है, यानी कि जिसका फोर्टिफिकेशन किया जा चुका है, वो तो भाई साहब उससे तो फायदे के लिए बेच रही है अपनी वो कंपनी, उसे तो बेनिफिट होगा ना।
तो ये क्यों बताएगी कि फूड फोर्टिफिकेशन से नुकसान होगा? ये तो भाई साहब इसने पैसा लगाया है, फूड को फोर्टिफाइड किया है, वो कंपनी बेच रही है, तो फसई जो है इनकी रिपोर्ट पे निर्भर करती है। एक ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई है नहीं जानकारी। नेक्स्ट क्या है, मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन। ये अगर अनिवार्य कर दिया जाएगा, कंपलसरी फोर्टिफिकेशन कर दिया जाएगा, ये जो हमारी इंडियन फार्मर्स की इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मान लो जो ट्रेडिशनल क्रॉप वगैरह उगाई जाती हैं जो फोर्टिफाइड नहीं है, तो उनको तो भाई साहब नुकसान ही होगा ना, क्योंकि अगर मान लो फोर्टिफाइड फूड बिकेगा और ये सारे राइस मिल्स वगैरह सब ये बिकेंगे राइस मिल्स में, तो फिर इनको कौन खरीदेगा? इनको तो बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि जो कंपनी फोर्टिफाइड फूड वगैरह बेचती है उनको ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम है केमिकल फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। ये क्या है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, ये क्या है, एक एक ही न्यूट्रिएंट्स अब अकेला आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, उसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी होती है, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब नीड क्या है और करने की, मतलब अगर फोर्टिफिकेशन ना करें तो और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? देखो जो अंडर नोरिशमेंट है इंडिया में, वो मोनोटोनस सीरियल बेस्ड डाइट की वजह से है। मोनोटोनस का मतलब है एक ही डाइट। जैसे मान लो रोज़ दाल चावल खाए जा रहे हैं, दाल चावल, तो भाई साहब सुबह शाम दाल चावल खाओगे तो उससे जो दाल चावल में न्यूट्रिएंट्स है वो ही मिलेंगे, और तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे ना। यानी कि मोनोटोनस का मतलब एक ही डाइट बार बार खाना, तो इसकी वजह से अंडर नोरिशमेंट हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, मतलब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो ये क्या होना चाहिए कि आप क्या है, जो डाइट है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड की बजाय डाइट को डाइवर्सिफाई करो, कि जो डाइट लेते हैं वो खुराक लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको डाइट डाइवर्सिफाई करो। ऐसा ना हो कि एक ही सब्जी बार बार बन रही है, वेजिटेबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए, जिससे माल न्यूट्रिशन से लड़ा जा सकेगा और बॉडी भी हेल्थी रह सकेगी। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है ये हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। WHO की जो डेफिनेशन है वो आप लिख लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि डेलिबरेटली अगर असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव किया जाएगा, डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर, किसी भी सीड में, बीज में, किसी भी क्रॉप में, किसी भी फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं उसमें पोषक तत्व, उनको उस कंटेंट को इंक्रीज किया जाए ताकि न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो सके उस फूड की। तो इसी को बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। और ये क्या है, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट भी हो सकता है इससे, और जो हेल्थ का रिस्क है या कोई नुकसान है उसको कम से कम होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए। मिनिमल का मतलब है मिनिमम, कम से कम नुकसान हो, तो इसी को बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज लियोपार्ड काउंट। देखो लियोपार्ड आप जानते हो जानवर है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट है उसने रिपोर्ट जारी की कि लियोपार्ड का स्टेटस क्या है हमारी कंट्री में। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ लियोपार्ड को प्रीडेटर्स एंड मेगा हर्बीवोर्स 2018। ये रिपोर्ट 29 जुलाई 2021 को रिलीज की थी, जब वर्ल्ड टाइगर डे होता है। वर्ल्ड टाइगर डे पे ये रिलीज की। ये है भाई साहब लियोपार्ड, देखो अगर आपने नहीं देखा है तो ये जानवर है लियोपार्ड। रिपोर्ट में क्या पाया गया, देखो इतना याद रखना है। देखो यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है जानवरों से। पिछली बार स्वैम्प डियर्स के बारे में पूछा, और हाथी के बारे में पूछा, एलिफेंट के बारे में, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है। टाइगर के बारे में तो बहुत बार पूछा है, बहुत बार, पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखो, बहुत बार। और टाइगर के बारे में हमने पढ़ा भी है, और स्पेशल लेक्चर, कितने लेक्चर बना रखे हैं जब भी न्यूज में रहा है। अब एक चीज़ याद रखनी है लियोपार्ड के बारे में, जो ये रिपोर्ट जारी की है इसमें कहा है 2014-18 के बीच में 63% तक इनकी लियोपार्ड की जो पॉपुलेशन है, इनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या इंक्रीज हो गई है। इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई है, अब टोटल कितने हमारी कंट्री में 2018 में जो डेटा है वो कितने लियोपार्ड है हमारी कंट्री में, 12,852। और हमारी कंट्री में अभी टाइगर कितने हैं, 2,967, 2,967। और लियोपार्ड कितने हैं, 12,852। सबसे ज़्यादा लियोपार्ड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, 3,421। और टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, 526। हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। फिर उसके बाद कर्नाटक में है लियोपार्ड 1,783, और कर्नाटक में ही टाइगर हैं उसके बाद 524। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में लियोपार्ड हैं 1,690, और उसके बाद जो टाइगर हैं वो हैं उत्तराखंड में। समझ गए, ये टॉप 3 हैं जो
लियोपार्ड पाए जाते हैं। इनमें ये याद रखने हैं आपको, कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे कम। टॉप 3 तो याद होने चाहिए आपको। तो लियोपार्ड आप सबको पता है एक जानवर है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है पंथेरा पार्डस है। ये याद भी ना रहे तो कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। जो हमारा एक्ट है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो जंगली जानवरों को बचाने के लिए बनाया गया था 1972 में, इसमें 6 लिस्ट हैं। लिस्ट का नाम है शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके शेड्यूल 1 में इसे को मेंशन किया हुआ है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है जो भी शेड्यूल 1 में जानवर होता है। और जो साइट्स है उसकी भी 3 लिस्ट हैं, जिनका नाम है अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 1 में है साइट्स में। और जो आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आता है। इसकी 9 कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और आईयूसीएन क्या है, साइट्स क्या है, और सीएमएस क्या है, ये तीनों के बारे में इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लेक्चर बना हुआ है, या अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट है जो उसमें होगा, वो जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। 9 स्पीसीज पाई जाती हैं लियोपार्ड की अफ्रीका और एशिया रीजन में। एक स्पीसीज नहीं है, 9 स्पीसीज। गवर्नमेंट ने क्या है अभी इन्फॉर्म किया है, 14 टाइगर रिजर्व हैं, 14 टाइगर रिजर्व हैं जिनको ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड से एक्रीडिटेशन मिली है, मतलब मान्यता। एक्रीडिटेशन का मतलब है मान्यता। और ये क्या है ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये कुछ रूल हैं, नियम। इन रूल के जरिए 14 टाइगर रिजर्व को हमारे यहाँ पे रिकग्निशन मिली है, मान्यता। वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, देखो, माइनस, काजीरंगा, औरंग, ये 3 नेशनल पार्क हैं असम में। सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, ये मध्य प्रदेश में। पंच, ये है महाराष्ट्र में। पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। आधा आता है पेंच मध्य प्रदेश में और आधा आता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। ये परम्बिकुलम केरल में। बंदी है टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। मुद्दुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। ये 14 टाइगर रिजर्व को रिकग्निशन दी गई है। तो ये कंजर्वेशन अश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड क्या है, ये देखो, ग्लोबल कोलिशन थी एक। ग्लोबल कोलिशन किसकी, टाइगर रेंज कंट्रीज की। टाइगर रेंज कंट्रीज का मतलब है जिनमें टाइगर पाए जाते हैं। इन्होंने एक मीटिंग की, उसमें कुछ नियम बनाए, वो नियम रूल्स वगैरह ही हैं कंजर्वेशन अश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड, कि टाइगर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए, इसके लिए कुछ रूल बनाए। ये सेट ऑफ क्राइटेरिया मतलब कुछ रूल्स हैं टाइगर पॉपुलेशन को मैनेजमेंट करने के लिए और टाइगर की कंजर्वेशन के लिए। ये ऑफिशियली लॉन्च किए थे 2013 में ये रूल्स। और एक ग्लोबल टाइगर फोरम है, इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्था। ये ग्लोबल टाइगर फोरम इंटरनेशनल एनजीओ है जो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। एक संस्था और है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया। ये क्या है, ये भी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, हमारे इंडिया की एक अथॉरिटी है, उसके साथ मिलकर काम करती है, ताकि जो ये रूल्स है ना स्टैंडर्ड CATS के, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड हैं जो, इनको हमारे इंडिया में लागू किया जा सके और असेसमेंट किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके कि सही से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सही से इम्प्लीमेंट। तो यही था इसके बारे में, और टॉपिक भी यही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेट्रोपोलिस साइट कौन सी है। मेट्रोपोलिस का मतलब बहुत ही बड़ी जो शहर है, लार्जेस्ट शहर, कौन कौन से इनमें से। गनेरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, हड़प्पा, बताओ कहाँ पे है, मतलब कौन कौन से इनमें। 3, 4, 1, 3, 4 या 2, 3, 4 या ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है डी, चारों के चारों मेट्रोपोलिस यानी कि बड़े सिटी शहर थे ये चारों के चारों। ये गनेरीवाला और हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, धौलावीरा अभी न्यूज में थी गुजरात में है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछता ही रहता है यूपीएससी। कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये बताना न्यूज में रहता है किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट यानी कि कम करने से, पॉपुलेशन इश्यू से रिलेटेड है, या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना, और नॉन लग गया मतलब स्प्रेड नहीं करना। जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनका नॉन प्रोलिफरेशन के रिलेटेड है क्या ये। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग ओशन पॉल्यूशन, जो समुद्र में प्रदूषण होता है वो पॉल्यूशन, उसको रोकने से रिलेटेड है क्या। इसका सही आंसर है बी, पॉपुलेशन इशू से रिलेटेड है कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आपको बताना है टाइगर से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है इंडिया में नियरली मतलब लगभग 75% जितनी भी ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है उसमें से 75% तो इंडिया में रहते हैं टाइगर। नेक्स्ट कह रहा है
कि सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें टारगेट रखे था कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देना है। ये सही है क्या? नेक्स्ट है, जो टाइगर का एस्टिमेशन किया जाता है, टाइगर का एस्टिमेशन यानी कि इनकी सेंसस की जाती है, जो इनकी काउंटिंग की जाती है कि कितने टाइगर हैं, वो एनुअली की जाती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। मतलब हर साल इनकी पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब, तीसरा बिल्कुल गलत है, ये हर 4 साल में एक बार होती है, एनुअली नहीं होती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी के दो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है आपको बताना पेंगोलिन के बारे में। पेंगोलिन के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर लेके भी पढ़ा हुआ है, बहुत बार न्यूज़ में रहती है, अभी भी न्यूज़ में रहती है, इसलिए क्वेश्चन रख दिया ये। पेंगोलिन एक जानवर है, तो आपको बताना कौन से स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। पेंगोलिन इज द ओनली स्केली मैमल ऑन अर्थ। पूरी पृथ्वी पे केवल और केवल इकलौता स्केली मैमल है पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन क्या है, आईयूसीएन की जो लिस्ट है, आईयूसीएन की लिस्ट है, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है क्या? नॉट ऑल द स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन आर फाउंड इन इंडिया। जितनी भी स्पीसीज पेंगोलिन की पाई जाती हैं वो सारी स्पीसीज इंडिया में नहीं मिलती। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंडियन पेंगोलिन है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और जो चाइनीज पेंगोलिन है वो आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, तो इसलिए गलत हो जाता है। बाकी के दो बिल्कुल सही हैं, तो ये 1 और 3 बी आंसर हो जाएगा। और ये ओनली स्केली मैमल है। स्केली का मतलब है, देखो ऐसा होता है पेंगोलिन, ये इसके ऊपर जो स्किन है ये है स्केली, स्केली स्किन है इसकी, तो ये केवल इकलौता ऐसा है जिसकी स्केली स्किन मिलती है, और ओनली स्केली मैमल से। और मैमल कौन होते हैं, बहुत बार हमने जाना है, हिंदी में बोलते हैं स्तनपाई, स्तनपाई जीव बोलते हैं, स्तनपाई जीव, स्केली मैमल्स। और मैमल्स कौन होते हैं, उनकी 4 कैटेगरी हमने बहुत बार पढ़ी है, जिनके पास क्या है, रीढ़ की हड्डी हो, यानी कि इनवर्टेब्रेट हो, इनवर्टेब्रेट यानी कि रीढ़ की हड्डी हो। दूसरी क्राइटेरिया वार्म ब्लडेड हो, गर्म खून हो जिनका, और जो बेबी प्रोड्यूस करते हो, मतलब बेबी ऐसा नहीं हो अंडे से बच्चे निकलते हो, डायरेक्ट बेबी होते हो। नेक्स्ट, अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, बच्चे पैदा करने के बाद दूध भी पिलाते हो। जैसे आदमी है, आदमी मैमल है, बिल्कुल है आदमी, रीढ़ की हड्डी भी है, खून भी गर्म है, बेबी होते हैं, अंडे से थोड़ी ना पैदा होते हैं, और दूध भी पिलाती हैं माताएं अपने बच्चों को। जैसे डॉग है, कुत्ता, डॉग भी एक मैमल है, वो भी सारी ये होते हैं उसमें। मुर्गी है, जैसे हैन मुर्गी, वो क्या मैमल है, वो नहीं है, क्योंकि वो अंडे से बच्चे निकलते हैं और अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती, वो मैमल्स नहीं है। तो ये मैमल्स है, ओनली स्केली मैमल्स है, स्केली, जिसकी ऐसी टाइप की स्किन है जो पूरे अर्थ पे मिलता है, स्केली मैमल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, आपको बताना है कि अगर इमिशन, जो कार्बन इमिशन होता है ना, पॉल्यूशन निकलता है, उसको रिड्यूस करना है, तो कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं इनमें से। फर्स्ट कह रहा है स्क्रबर। स्क्रबर होता है वाटर और लाइम का मिक्सचर, लाइम एक तरह का चूना होता है, चूना पत्थर, तो वाटर और लाइम का मिक्सचर बोलते हैं स्क्रबर। स्क्रबर क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने के लिए यूज किया जा सकता है क्या। नेक्स्ट कह रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैं वो 90% तक पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट रहते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट, जो बिजली बनाने वाले प्लांट होते हैं ना, फैक्ट्री वगैरह, उनसे निकलता है ये पार्टिकुलेट मैटर, तो इसको 90% तक रिमूव कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट बताना है आपको, जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ द अबव। डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं, खत्म हो गया भाई साहब लेक्चर।